अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस, ये टेस्ट सीरीज नंबर 16 है और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं ये जनरल साइंस से लिए गए हैं। अभी तक जितने भी 15 सीरीज हो चुके हैं उनमें से ये सबसे टफेस्ट है और ये सभी के लिए एक तरीके से संदेश भी है कि आपको मेहनत तो करना ही करना है। जितना ज्यादा आप कर सके दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर पीपल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, एएमयू, इफ्लू, डीयू, सभी के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे सीरियसली लीजिए और पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। वैसे सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। एक बात और बता दूं कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? इनमें से कौन से एनर्जी फूड्स कहे जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर? तो आपने गेस कर लिया होगा। 3 सेकेंड हो चुके हैं और ये सही उत्तर इसका जो है ये है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा मात्रा में कोई चीज की आवश्यकता होती है तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे शरीर को पड़ती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल मटेरियल्स वी रिक्वायर फॉर न्यूट्रिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं और ज़रूरत भी है हमें उसके लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए देखिए, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह चीज़ें होती हैं वो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम आता है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आर मस्ट। तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ मेहनत, एक्सरसाइज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए ताकि इसको अच्छे से डाइजेशन मिल पाए, ये हमारी बॉडी में असिमिलेट हो सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे बॉडी से फूड तो लेता है लेकिन उसे मारता नहीं है, मतलब उसे जान से नहीं मारता, विदाउट किलिंग इट। इसके ऑप्शंस हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा सही उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा, आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। ये कह रहा है कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू विच प्रोसेस? पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन से पानी कैसे ऑब्जर्व करती है? इसके ऑप्शंस हैं किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, बताइए और हम आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मटेरियल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सीबीएसई के विद्यार्थी या इवन स्टेट बोर्ड वाले भी जानते होंगे इस डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? अमीबा में फूड डाइजेस्ट कहां पर होता है? फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सोडोपोडिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट करता है और सोडोपोडिया के थ्रू जो है वो घेरता है अपने फूड को। जहां पे फूड होता है तो सोडोपोडिया आर लाइक टेंटिकल्स और उसको पहले घेर लेता है फिर एनगल्फ करता है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? ब्लड जो है, खून जो है वो कौन सा, उसमें कौन सा फ्लूइड मीडियम होता है? लिम्फ होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं या ऑल ऑफ दीज आर फ्लूइड्स? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा, ऑलराइट। सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे जगह से लिए गए हैं, काफी रिसर्च के बाद लिए गए हैं और मैक्सिमम इनफैक्ट आपको 9th और क्लास 10th की साइंस बुक में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज क्लोरोफिल, वाटर, ब्लड और हीमोग्लोबिन। इनमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सांस लेने वाला पिगमेंट कौन सा है ह्यूमन बॉडी में?
इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस आर सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, इनमें से कौन से जूस पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बाइल जूस, पेप्सिन और बोथ ए एंड सी। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। पेप्सिन और ट्रिप्सिन या बाइल जूस, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा जो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों, यानी कि बोथ ए एंड सी। ऐसा ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि ए बी सी डी जैसे ऑप्शन दिए, आपको पहला ऑप्शन दिख गया कि ये होता है तो आपने इस पर टिक मार दिया, अगला ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना कभी, जैसे इस केस में। अब इसमें ऑप्शन सी और ए दोनों सही हो रहे थे, लेकिन डी में लिखा था कि बोथ ए एंड सी, और आपने पहले में टिक मारा और फिर आगे बढ़ गए, तो इस तरीके से आपका गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके सारे ऑप्शंस भी देखिए, तभी आपका अच्छा एग्जाम का टेक्निक एक तरीके से डेवलप हो पाएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत खास बात है जो मैं आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज या माल्टोज, कौन से फॉर्म में होते हैं, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपका उत्तर बताता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन जो होते हैं वो डाइजेशन के बाद किस चीज में कन्वर्ट किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में, अमीनो एसिड्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में या फिर स्टार्च में। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद में कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, और प्रोटीन्स आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स रादर ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी को के सारे ऑर्गन्स को डेवलप करने में, बनाने में बहुत मदद करते हैं प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज, एक आम इंसान का अगर उसकी आंख नॉर्मल है तो विजन का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। 25 मीटर, 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपने ऑप्टिक्स में क्लास 10th में इस चीज को पढ़ा है, और सारे ही स्टेट्स बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई वाले सभी के सभी। तो 25 मीटर दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट विच शुड बी विजिबल बाय अ नॉर्मल आई। अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, जो हमारी आंखें की रेटिना इमेज बनाती है किसी चीज को देख करके, तो उस पर जो इमेज होता है वो कैसा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और रियल एंड इरेक्ट। ये क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जल्दी से गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज होती है, बस अपसाइड डाउन उसका रहता है, और फिर जब मस्तिष्क के सहारे हम उस चीज को देख पाते हैं तो देन इट इज क्लियरली जैसी होती है वैसी दिखती है, ठीक है ना। तो हमारे जो आंख का रेटिना है वो उसे रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है अपना इमेज। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऑप्टिक्स जो है क्लास 10th में बुक्स में जो दिया हुआ है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसको और उसके टर्म्स और उससे जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, ह्यूमन आई और बाकी चीजें, जरूर उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई इज 1/10th ऑफ अ सेकेंड, 1/16th ऑफ अ सेकेंड, 1/6th ऑफ अ सेकेंड और या 1/12th ऑफ अ सेकेंड। जैसे हमारी आंख जो है वो कितने सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार चीजें फ्लिप होगी, तो उसको वो अंदाजा लगा के उसको चेक कर सकता है या फिर फाइंड आउट कर सकता है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। 1/10th of a second, that is called persistence of vision of human eye. 1/10th of a second, 16th of a second, 1/6th of a second, 1/12th of a second. It is also very important part और question rather. इसका सही उत्तर होगा आपके लिए 1/16th of a second। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो एक्चुअली में वो वीडियोस उस तरीके से नहीं बनती हैं। वीडियोस में क्या होते हैं कि होते पिक्चर्स ही हैं,
लेकिन उन पिक्चर्स को इतना जल्दी जल्दी चलाया जाता है कि वो 1 सेकेंड में 16 से ज्यादा पिक्चर्स मूव कर जाते हैं। और हमारी जो आंख है वो अगर 1 सेकेंड में 16 पिक्चर चलेगी उसको तो पकड़ लेगी कि ये फोटो है, लेकिन 16 से जब ज्यादा चलेगी तो वो लगेगा कि पिक्चर मतलब कि वो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। समझ रहे हैं बात? तो ये एक तरीके का इल्यूजन है, ये फैक्ट है, और ये भी आप क्लास 10th की साइंस बुक में पढ़े होंगे, हमने पढ़ा है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। वो सारे के सारे फोटोज ही होते हैं, लेकिन वो 1 सेकेंड में 1 से 16 बार से ज्यादा चलाए जाते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वन। भांगर एंड खदर आर सब टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। भांगर एंड खदर एक सब टाइप है सॉइल के, मिट्टी के। वो कौन से मिट्टी के प्रकार हैं बेसिकली? ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल। इसका सही उत्तर है आपके हिसाब से कौन सा, जल्दी से बताइए और मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जिसको जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, शायद हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बहुत शायद मेमोरी में आ रही, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बट दैट इज एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, नदियों द्वारा लाई जाती है, और इससे जो है इसमें धान की फसल, गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, जो गंगा के मैदानी भागों में बेसिकली होती है। तो भांगर एंड खदर उसी के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड। उस स्रोत को क्या कहते हैं जो बार बार रिप्लेनिश किया जा सकता है, बार बार रिन्यू किया जा सकता है? नेशनल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज। का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन विच ईयर। पहला अर्थ समिट कब हुआ था? 1990, 91, 92 और 93। जल्दी से बताइए, गेस कर लिया होगा आपने कि पहला अर्थ समिट कब हुआ था, कहां हुआ था, यह भी पता होगा शायद आपको। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं। तो पहला अर्थ समिट सन 1992 में हुआ था, और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, जहां पर ओलंपिक भी हो चुका है ना। तो इसी जगह पे हुआ था 1992 में। और जो प्रकृति या भूमि नष्ट हो रही थी, किसी भी प्रकार से पेड़ काटे जा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो इन सब चीजों से निदान पाने के लिए, पृथ्वी को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये समिट 1992 में पहली बार रखा गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनमें से कैसे हम मिट्टी को बचा सकते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और एक्सेसिव माइनिंग। मतलब पेड़ों को काटकर, वहां पर पशुओं को चराकर, या पेड़ लगाकर, या फिर ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करके। माइनिंग मतलब होता है जहां से खनिज चीजें निकलती हैं, खनिज के लिए खुदाई इज कॉल्ड माइनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज द ओनली मेथड आउट ऑफ दिस जिससे हम भूमि अपरदन, शायद हिंदी में कहते हैं, भूमि अपरदन को बचा सकते हैं, या बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन एज। उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं? यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जो हर जगह पाए जाते हैं उसका सही उत्तर होगा, या उसको कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ऐसे यूबिक्विटस एक अंग्रेजी का वर्ड भी है जिसका मतलब होता है कि हर जगह जो विद्यमान हो, दैट इज ऑलराइट। तो यहीं से ये टर्म भी आया है। क्वेश्चन नंबर 18 सेज कि बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्सेज टू यूज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक संतुलित मात्रा में यूज करना और आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना, इस टर्म को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नथिंग बट बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्सेज टू यूज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज sustainable development. Next one is question number 19, which says कि under the imperfect market, the market in which few firms exist are known as monopoly, perfect competition, oligopoly या monopolistic competition. इसमें क्या होता है?
जैसे जहां पे एक बहुत अच्छा मार्केट नहीं होता है, जहां पर कुछ फर्म होते हैं वो भी सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलते हैं, बट दे आर सो कॉल्ड फर्म्स। एक इम्परफेक्ट मार्केट में इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं बेसिकली, तो इसे कहते हैं ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली जहां कुछ फर्म्स होते हैं। मोनोपॉली क्या होता है, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, अकेला कोई इंसान कोई एक बिजनेस कर रहा है, मतलब उस बिजनेस में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, तो उसको मोनोपॉली कहते हैं। जितना मर्जी उतने पैसे में वो चीज बेचता है और लोग खरीदते भी हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोपॉली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा लोहे का खनिज होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका या एमपी? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए और बताइए मुझे। तो इसका सही उत्तर आपने गेस कर लिया होगा, मैं बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा आपके लिए कर्नाटका। कर्नाटका में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं, और उसके बाद उड़ीसा में लगभग 22% है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है लगभग 20%, और जो कर्नाटका में है इट इज ऑलमोस्ट 24% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काकरापारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है? किस जगह पर है? तो ये है आपके गुजरात में। काकरापारा इज देयर इन गुजरात। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन जितने भी हैं हिंदुस्तान में, इन सबको रट लीजिएगा। इससे बहुत जगह पे एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो डू मग इट, ठीक है ना। इन सारी चीजों को एकदम रट्टाफिकेशन कर लीजिए, मगिंग अप कर लीजिए, लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। अगला क्वेश्चन है कि कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। कोडरमा एक झारखंड में जगह है, यहां पर सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन होता है? बॉक्साइट का, आयरन का, माइका का, जिसे हिंदी में अभ्रक कहते हैं, कॉपर का यानी कि तांबा का। सही उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका माइका, जिसे हिंदी में अभ्रक कहते हैं। और अभ्रक का जो यूज है खास करके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ताप का कुचालक है ना, हिंदी में कुचालक, सुचालक, हाँ कुचालक ही होता है मेरे ख्याल इंसुलेटर का हिंदी, अगर मैं गलत नहीं हो तो। अगर गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इट सेज कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन से इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी और वेरी बेसिक रॉ मटेरियल है? पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री? जल्दी से गेस कीजिए, आपको उत्तर मैं बताता हूं। 3 सेकेंड ओवर हो गए और आपका सही उत्तर होता है कि सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन, जिसको कि हिंदी में शायद चूना पत्थर कहते हैं, तो चूना पत्थर जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना बन नहीं सकता है। और जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स आप देखते हैं, प्लास्टर, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब में सब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जरूर होती है। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड but not for anybody's greed. This statement was given in the terms of resources but by which of the following leaders? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदरलाल बहुगुणा। किसी इंसान ने कहा था, किसी महान राजनेता ने कहा था कि जितने भी रिसोर्सेस हैं इस धरती पर, वो ह्यूमन बींग्स के नीड के लिए, जरूरत के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसे वो ग्रीड की तरफ पे यूज करेगा, ग्रीड मतलब लालच की तरह यूज करेगा, उसका खनन करने लग जाएगा, जबरदस्ती उसका माइनिंग करेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्मगलिंग करेगा, तो इन सब चीजों के लिए वो का सफिशिएंट नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, आपने गेस कर लिया होगा। एंड द फाइनल आंसर ओवर हियर इज महात्मा गांधी। और ये भी क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक में है, अगर आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, पहला ही या दूसरा चैप्टर में है रिसोर्सेस वाले में। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि द टाइप ऑफ रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस। मतलब इस तरीके के रिसोर्सेस की बात हो रही है जो एक जगह पर पाए तो गए हैं लेकिन उन्हें कभी यूटिलाइज नहीं किया गया है ना। तो ऐसे रिसोर्सेस को क्या कहते हैं, इस तरीके के स्रोत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होता है आपका
potential resources. What is that? Potential resources, neither renewable nor developed or neither natural, but the answer over here is potential resources. उस तरीके के resources को कहते हैं जो एक जगह पर पाए जाते हैं, पता तो है लेकिन उसका अभी तक कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. That is called potential resources. अगला क्वेश्चन है, द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट इज. एक लाल मिट्टी जो है लाल क्यों होती है, किस चीज के प्रेजेंस के कारण? रिच इन ह्यूमस, मृदा वगैरह ज्यादा होती है उसमें, आयरन कंटेंट्स होते हैं उसमें, लोहे की मात्रा होती है, पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, या फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक ओरिजिन, या फिर कुछ हो ज्वालामुखी के वजह से उसका उद्गम होता है इसलिए वो रेड सॉइल होते हैं. क्यों होते हैं यही आपको गेस करना है, ABCD में से चारों में से. और इसका सही उत्तर होता है रिच इन सॉइल कंटेंट्स. उसमें फेरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. फेरस मतलब आयरन, राइट? तो इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952. राष्ट्रीय वन पॉलिसी 1952 के अनुसार भारतवर्ष में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? वन मतलब कि जंगल होने चाहिए. 20%, 30%, 33% या फिर 25%. इसका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं. इसका सही उत्तर होगा 33%. 33% इज द राइट आंसर ओवर हेयर. 33% होने चाहिए वन टोटल. वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 33% जरूर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं. इन विच स्टेट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड इन मैक्सिमम एरिया? इनमें से कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी है उसका एरिया सबसे ज्यादा है? कौन से स्टेट में? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है ऑप्शन ये. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु. इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, मैं बताता हूं आपको. तो इसका सही उत्तर होगा, आपने जो सोचा है शायद वो नहीं है. द आंसर ओवर हेयर इज महाराष्ट्र. क्योंकि लॉजिक ये लगाएंगे कि गुजरात में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है और वो काली मिट्टी में होती है इसलिए गुजरात होगा. लेकिन हमने एरिया पूछा है, यहां ध्यान दीजिए, एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कहां पे है ब्लैक सॉइल का? तो इट इज नथिंग बट महाराष्ट्र. ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और ऐसे कम से कम 20% क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में तैयार किए जाते हैं कंफ्यूजन के लिए. ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होती है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 के. इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स. मतलब भारत का जो टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है, ऑलराइट, जिसे जहां से समुद्र तटीय इलाके हैं, तो समुद्र में कितने डिस्टेंस तक हमारा एरिया माना जाता है? 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स या 200 नॉटिकल माइल. ये क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको बताता हूं. इसका सही उत्तर होगा 12 नॉटिकल माइल. ठीक है ना, 12 नॉटिकल माइल होंगे. अगर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ये 20 किलोमीटर तक होता है. तो 20 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक की बाउंड्री भारत के समुद्र तटीय इलाकों से लेकर के वहां तक होती है. ठीक है ना, ये यूनिट है, नॉटिकल माइल में मापी जाती है सी की डिस्टेंस, उस तरीके से. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. ये कह रहा है कि द टाइप ऑफ लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स इज नोन एज. मतलब उस तरीके की भूमि को क्या कहते हैं जो 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है बिना कृषि किए हुए, लेकिन वैसे वाकई में वहां पर कृषि हो सकती है. तो इस तरीके के फार्म लैंड को क्या कहते हैं? पास्चर लैंड, बैरन लैंड, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड या फिर पोटेंशियल फार्म लैंड. इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कल्टीवेबल वेस्ट लैंड. और ये भी क्लास 10th की बुक में आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी में ही. कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, ऑलराइट, जो जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन पिछले 5 सालों से छोड़ा हुआ है, नहीं किया जा रहा वहां पे कुछ भी, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड. क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि रोहू एंड कतला, ये दोनों फिश का नाम तो सुना होगा अगर मछली खाते होंगे आपने, हम भी खाते हैं बहुत. रोहू एंड कतला आर टाइप्स ऑफ विच काइंड ऑफ फिश? किस तरीके के फिश के उदाहरण हैं? फ्रेश वाटर फिश, मैराइन वाटर फिश, मड वाटर फिश या फिर अंडरग्राउंड वाटर फिश. इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा
फ्रेश वाटर फिश। रोहू और कतला दोनों के दोनों जो है इनका मछली पालन बहुत ज्यादा होता है इन दोनों मछलियों का, इनफैक्ट खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो ये दोनों के दोनों फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच टिश्यू। जो प्लांट्स का, जो पौधों का लचीलापन है वो कौन से टिश्यू के प्रेजेंस के कारण होता है। टिश्यू मतलब कई सेल को मिलाकर के टिश्यू जो बनता है, समझ रहे ना, बायोलॉजी की भाषा में बात कर रहा हूं मैं अभी। तो पेरेन्काइमा आर देयर, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और फिर वस्कुलर बंडल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण पेड़ पौधों में लचीलापन आता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स टिश्यू, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है ना। पेरेन्काइमा के कारण पौधे की ग्रोथ होती है, समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से ये चीजें भी पढ़ लीजिएगा। ये क्लास 9th की बुक से लिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी या इवन स्टेट बोर्ड में भी मिल जाएगी। कोलेनकाइमा इज द नेम ऑफ द टिश्यू बाय विच फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स अकर्स। क्वेश्चन नंबर 33 says the connective tissue that connects muscle to bone is। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जो हमारे मसल को बोन से जोड़ता है। इसके ऑप्शन है लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्वस टिश्यू और ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका टेंडन्स। टेंडन्स इज द राइट आंसर ओवर हेयर, जो हमारे मसल को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट्स वो चीजें होती है जो हमारे बोन को बोन से जोड़ती है, समझ रहे बात को। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स के, पोषक तत्व के उदाहरण है जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका ऑप्शन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने गेस तो कर ही लिया होगा। इसका सही उत्तर होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके। एनपीके इसका शॉर्टकट फॉर्म है जो इसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। एम फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। NPK are the nutrients which are required by plants in maximum amounts, so that is why they are called macronutrients. Macro मतलब क्या होता है? बड़ा, micro मतलब छोटा, so that is why they are called macronutrients. All right. आगे चलते हैं। The BCG. BCG vaccine is given for immunity against which of the following diseases? Hepatitis, jaundice, tuberculosis या फिर मलेरिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? Bacillus कैलमेट-ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। एक वैक्सीन का नाम है जो इनमें से कौन से रोग से बचने के लिए, लड़ने के लिए, क्षमता डेवलप करने के लिए दिया जाता है बेसिकली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप? इसका सही उत्तर होगा ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, है ना। अब ये बहुत कम पाया जाता है, अब ज्यादातर होता नहीं है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब कोरोना वायरस जैसे चीजें आ गई हैं आजकल, क्या करें भाई, बहुत तबाह है इससे देश ही नहीं पूरा विश्व। क्वेश्चन नंबर 36 सेज कि विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? मतलब एक सेल का, प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है ना। जैसे एक सेल के छोटे छोटे जो भाग, पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, है ना। तो इनमें से कौन सा होता है जो सबसे बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां होता है? एक सेल के बीच में होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर ही सारी चीजें होती है, हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इट सेज कि व्हिच रिवॉल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू द वर्ल्ड। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम पूरे देश को बताने वाले कौन से रिवॉल्यूशन का श्रेय लेकर के जाता है? द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर ओवर हेयर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद पाकिस्तान। इन ऑप्शंस में से कौन सी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। कौन सी बाउंड्री है, कौन सी स्टेट की बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है,
पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाती है। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आप जरूर जानते होंगे अगर थोड़ा सा भी मैप की जानकारी होगी तो। पंजाब से भी हमारा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर इनफैक्ट, जहां से विंग कमांडर अभिनंदन आए थे जिस रास्ते लास्ट ईयर, याद होगा आपको। तो वाघा बॉर्डर पंजाब में है, अटारी में, वहां जाइएगा, बड़ा मजा आएगा कभी, बहुत उम्दा जगह है वो। राजस्थान से भी बाउंड्री हमारी बहुत ज्यादा लगती है, बीकानेर और बाकी एरियाज। गुजरात से भी लगती है लेकिन हरियाणा से नहीं लगती है। मैप की जानकारी बहुत जरूरी है वर्ल्ड और इंडिया दोनों की चीजों को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 says which among the following was not a member of Constituent Assembly of India? संविधान सभा के इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी या फिर महात्मा गांधी। तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अम्बेडकर साहब भी थे, एच.सी. मुखर्जी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर? इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा लेबर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को लेता है? एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज या फिर माइनिंग। माइनिंग मतलब समझते हैं ना, जहां पे खनिज संपदा के लिए खुदाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड माइनिंग इन इंग्लिश। तो इसका सही उत्तर होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा मानव स्रोत या मानव संसाधन की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की हाई एल्ड्स with combination of HYB, that is high yield variety seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides refers to। जैसे इन सब चीजों का इस्तेमाल खास करके खेती में जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स होते हैं, इरिगेशन होता है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं इस टर्म को? मॉडर्न क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और मेगा क्रॉपिंग। इसके लिए क्या टर्म है? इसके लिए टर्म है मॉडर्न क्रॉपिंग। जो आजकल की खेती होती है इनमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दिए जाते हैं ताकि बढ़िया मात्रा में ढेर सारा चीज निकले। इरिगेशन अच्छे तरीके से किया जाता है, खेती बढ़िया तरीके से किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो उसके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की मात्रा है उसको प्रचुर मात्रा में पौधों को दे और जल्दी से फल उगे, हिष्ट-पुष्ट पौधे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। पेस्टिसाइड्स अगर कीड़े मकोड़े लगे तो उसको मारने के लिए, तो ये मॉडर्न क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है रादर, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव? संविधान सभा में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे? 199, 299, 300, 389, 389 या फिर 279? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। आपने गेस कर लिया होगा मुझे लगता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज ठीक ठाक होगी तो इसका सही उत्तर होता है 389। संविधान सभा में टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स बनाए गए थे वो 389 बनाए गए थे, 389 बनाए गए थे, जिसमें से 292 जो थे, 292 देवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। 292 कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। 93 मेंबर्स जो थे वो थे आपके प्रिंसली स्टेट के मेंबर। प्रिंसली स्टेट मतलब कुछ ऐसे स्टेट थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो राजाओं के द्वारा शासन किए जाते थे, जैसे हैदराबाद था, निजाम के द्वारा किया जाता था, जम्मू कश्मीर भी था, और ऐसे कर करके बहुत सारे थे। तो 93 वर द प्रिंसली स्टेट्स और 4 जो थे वो कमिश्नर्स थे। 4 जो थे वो डिफरेंट जगह के कमिश्नर्स थे। तो ये कुल मिलाकर के 389 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक ये क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी रिवर्स में से कौन सी रिवर या नदियां ये गंगा की सहायक हैं? घाघरा, गोमती, सोन या गंडक? ठीक है ना। उस तरफ से एरिया से आने वाले, जैसे साउथ इंडिया तरफ से आने वाले, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहने वाले रिवर्स में से कौन सी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है इसमें? तो इसमें सही उत्तर है सोन। सोन, केन, बेतवा, ये 3 रिवर हैं, 3 पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। ठीक है ना। सोन, केन, बेतवा याद रख लीजिएगा। घाघरा, गोमती, गंडक ये तो इधर ही बहती है, नॉर्थ में ही बहती है। बट जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश से होते हुए हमारे पटना के पास में मिल जाती है गंगा में, ये है ना। काफी बड़ी नदी है सोन, पेरेनियल रिवर है।
मेरा घर यहीं पे है, सोन नदी के आसपास में ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की नेम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी रेस्पेक्टिवली। ये उत्तर मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। क्या हमने डाला है कि नेम द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला आपका जो उत्तर होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन होने चाहिए, दूसरे जो होने चाहिए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आप समझिए, आपको पता है कि एक तो नाम सबसे ज्यादा कॉमन है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो इसलिए चारों ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल है। अब आपको यह गेस करना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, ये सोचना है या याद करना है। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, इसका सही उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान बनाने का श्रेय जाता है उसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ओवर हियर। ठीक है ना, एक बार फिर से इसको गोला लगा देता हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैंने रेस्पेक्टिवली बोला था, अगर यही मैं सीक्वेंस चेंज कर दिया होता, आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा होता, क्योंकि रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः होता है, ठीक है ना, तो ये उत्तर गलत हो सकता था, है ना। तो इसीलिए आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और बी आर अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े जी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 45 के पास चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि बान की मून इज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। बान की मून जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, है ना, जिसमें कि नाम पहले का कोफी अन्नान भी रह चुके हैं, है ना, अभी कौन है ये भी एंटोनियो ग्यूटेरस हैं पोर्चुगल के। तो बान की मून कौन से देश से बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना या स्विट्जरलैंड, ये गेस करना है आप सभी को। तो जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया। क्या है, साउथ कोरिया। Question number 46 says the number of RBC, that is red blood cells, is measured by which instrument? RBC के नंबर कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, साइटोमीटर, हेमेटोसाइटोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर या फिर थर्मोमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा हेमेटोसाइटोमीटर। व्हाट इज दैट? हेमेटोसाइटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेड ब्लड सेल्स की संख्या मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ चुके हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH होल 2 इसका फॉर्मूला होता है भाई, MgOH, यहां पे ऐसे कोष्ठ डालिए और नीचे में लिख दीजिए 2। MgOH होल 2 इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो कि बेसिक इन नेचर होता है और खास करके कब दिया जाता है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, पेट दुखने लगता है, एसिडिटी जो हो जाती है, गंदा ढकार आता है, तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नेशिया दिया जाता है। लेकिन इसकी पीएच वैल्यू क्या है, हिंट भी दिया है हमने कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। इसके ऑप्शन है 10, 0, 8 या 10.5। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 10.5। इसकी जो पीएच वैल्यू है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया की, जो बेसिक इन नेचर होता है, 10.5। और ऐसे पीएच वैल्यू याद कर लीजिएगा जिसमें ब्लड है, वाटर है, लेमन जूस है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज बोन्स, लिगामेंट्स, टूथ एनिमल और गम्स। हमारे शरीर का सबसे मजबूत या सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है टूथ एनिमल। जो हमारे दांत है ना, जिस चीज के बने हैं, वो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में टूथ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सीन इन विच क्रॉप प्रोडक्शन।
पैडी यानी कि धान, वीट यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका सही उत्तर होगा, मतलब क्वेश्चन का हिंदी समझा देता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था भारत में, जिसके जनक एमएस स्वामीनाथन थे, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज के प्रोडक्शन पे पड़ा था? मतलब जिसकी जो वैल्यू थी, प्रोडक्शन वैल्यू थी, वो बढ़ गई थी बहुत अचानक से, भयंकर तरीके से। इन चारों ऑप्शंस में से धान, गेहूं, मेज और नन ऑफ दीज का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा व्हीट। गेहूं के प्रोडक्शन में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एमएस स्वामीनाथन, जो इसके जनक माने जाते हैं भारत में, है ना, तो गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 50 इज द लास्ट सपर। द लास्ट सपर इज द फेमस पेंटिंग ऑफ विच रेनेसा आर्टिस्ट। इनमें से कौन सा चित्रकारों की पेंटिंग द लास्ट सपर नाम की है? पिकासो, पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंसी, एमएफ हुसैन, जो कि भारत के बहुत ही महान पेंटर थे, एरिस्टोटल। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर आपने नहीं सुना होगा द लास्ट सपर तो, और इसीलिए इस पेंटिंग का नाम डाला है, क्योंकि अभी आंसर के बाद बताऊंगा, एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके पीछे। इसका सही उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंसी। देखिए, आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा मोनालिसा के पेंटिंग, है ना, मोनालिसा, जिसमें उस पेंटिंग की खासियत यह है कि उस महिला की तस्वीर ऐसी है कि उसको जिस तरफ से देखोगे वो हमेशा हंसती हुई नजर आती है। समझ रहे हो? तो पता नहीं किस तरीके से बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी की वो क्लाइंट की वाइफ थी, और यह भी कहा जाता है कि वो पेंटिंग अधूरी रह गई थी, उसे पूरा नहीं किया गया था। लेकिन आज तक की वो सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, और अभी वो फ्रांस के पेरिस में एक म्यूजियम में रखी हुई है, द लार म्यूजियम में, है ना। तो द लास्ट सपर भी उनकी एक पेंटिंग है, जिसमें जीसस क्राइस्ट और उनके कुछ फॉलोअर्स हैं जो डिनर करते हुए, वो पेंटिंग गूगल पे देखिएगा किस तरीके से है। तो द लास्ट सपर एक पेंटिंग का नाम है, और जो लियोनार्डो दा विंसी ने डिजाइन की थी, बनाई थी। चलिए, तो ये हुआ आज का 50 क्वेश्चन, अभी तक का सबसे स्टैंडर्ड पेपर, और उम्मीद है आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार once again.